हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुलायम सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम आज डे 3 की आज हम इंडियन पॉलिटी जो खान सर द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन क्लियर की बुक, आज है हमारा डे 3। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको लगभग 20 वीडियो में आपको पूरी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जितने भी क्वेश्चन हमारे बिहार में आए हुए हैं, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या पुलिस हो, दरोगा हो, जो भी, उन सारे क्वेश्चन को इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। और आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। और ये जो इंडियन पॉलिटी ख़त्म होगी उसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों, जो खान सर की जो क्वेश्चन क्लियर की बुक है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद साइंस को क्लियर करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारे वीडियो को आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी भेज दो, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए। और बिहार दरोगा का भी जो वैकेंसी आ चुका है, तो आप इसी चीज़ों पर फोकस करो। चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये हमारे मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई से। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है, उसका एक में जो हमारा संपत्ति का अधिकार उसको रखा गया, इस चीज़ को याद रखना आप। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो ये अनुच्छेद आता है 326। ठीक है, 326 नंबर जो आर्टिकल है उसमें मत देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और 61वें संविधान संशोधन में देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि 61वें संविधान संशोधन में अधिनियम में जो मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग है। कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ये हमारे 22 हैं। ठीक है, जो प्रारंभ में जो संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग गए थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं कि लोकसभा किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त करता है। तो ये है आर्टिकल 120 का पहला। ठीक है, 120 का जो पहला फर्स्ट नंबर है का, उसमें ये दिया गया है कि भाई आप लोकसभा के मतलब कि आप सदन में आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, ये किस में दिया है? आर्टिकल 120 के 1 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की मांगें संसद में पेश है, और इसकी संख्या प्रत्येक मंत्रालय विभाग के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 275 जो है वो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क का एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये 21 का क में है। ठीक है, 21 ए में इसमें जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो समान अवसर किसे है? ठीक है, और 40 ग्राम पंचायत के गठन से है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, तो ये हम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 246। ठीक है, 246 में क्या कहा गया है कि जो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का इसमें विभाजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं अगले पेज पे।
अब हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान की अनुसूची होगी। ठीक है, देखो अब पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत है? दोस्तों याद रखना कि जो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन हम आपको क्या सीखते हैं, देखो जिस कानून पे समवर्ती सूची में कौन आता है, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है, कानून दोनों की सहमति होती है, इसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ठीक है, इस पे दोनों की सहमति होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी अधिनियम, तो 10वीं अनुसूची में जो दल विरोधी अधिनियम है किसमें है? 10वीं अनुसूची। कौन सा? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, जो दल बदलते हैं ना चुनाव जीत के, तो उन्हीं से उल्लेखित है। ठीक है, दल बदल किसमें है? 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? 3 कहता है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में वस्तु की संख्या के निम्नलिखित में क्या सही है? ठीक है, तो देखो संघ में 100, ठीक है, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में कितने प्रविष्टियाँ हैं? ठीक है, तो याद रख लो कितने हैं? 100 है, फिर 61 है, और फिर क्या है? लेकिन देखो अब देखो, हाँ ठीक है दोस्तों, और पहले कितनी थी? तो 97 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? ठीक है, तो कौन सी भाषा है? देखो भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाएं उल्लेखित है, और ये 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, लगभग 22 भाषाएं, तो जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है, ये सब भाषाएं उल्लेखित है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सामान्य भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मैंने पहले बोल दिया कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देख लेते हैं वही 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान के संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है? तो संथाली भाषा को जोड़ा गया था। 2003 के जो संशोधन हुआ था, 92वें संशोधन, उसमें संथाली भाषा को क्या किया गया था? जोड़ा गया था, और मैथिली भाषा को भी 2003 में ही जोड़ा गया था। इस चीज़ को भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? वही क्वेश्चन कहता है आगे, ठीक है, कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी भाषाओं को उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची वो भाषाओं को उल्लेख करता है। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को सम्मिलित है? 22। ठीक है, कितनी है? 22 भाषा। कितनी है दोस्तों? 22 भाषा। और 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में कहा गया है? तो आधारिक भाषा के बारे में। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में है? भाषा के बारे में है। ठीक है, किस सूची में है? 8वीं अनुसूची में है। और किस अनुसूची से संबंध भाषा है ये? 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, जिसमें बोडो, मैथिली, संथाली, ये सारे भाषाएं क्या है उसमें उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? तो देखो वन समवर्ती सूची में है। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। इस चीज़ को याद रखना है हमें। ठीक है दोस्तों, शिक्षा भी क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुलिस स्थानीय, तो ये राज्य सूची हो जाएगा, और कृषि भी राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत है? तो वन स्थानीय सरकार। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के राज्य सूची में 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जो शिक्षा, वन, वाट, मापन और वन्यजीव। ठीक है, इन चीज़ों को क्या कर दिया? उसमें उल्लेखित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन संघीय सम्मिलित में नहीं होता है। स्थानीय शासन कहाँ होता है? राज्य सूची में अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्ता शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये 6ठी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, जो एडीसी होता है, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग, तो ये किस में उल्लेखित है? ये हमारी 6ठी अनुसूची में उल्लेखित है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे लिखते हैं क्वेश्चन कि राज्य सरकार का ऑडिट क्या है? एक यूनियन विषय है। कैसा विषय है? एक यूनियन विषय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। ठीक है, देखो जो भारत संविधान की जो शक्ति है वो संसद के पास है, और कानून बनाने की भी शक्ति किसके पास है? संसद। और संसद कहाँ रहता है? केंद्र में। ठीक है, तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? केंद्र सरकार में, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और इसका उल्लेख जो भारतीय संविधान का उल्लेख 248, ये देखो यहाँ 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संसद मतलब केंद्र सरकार में निहित है। आर्टिकल पूछ दे तो 248 पे टिक लगा देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में कि समवर्ती सूची के संदर्भ में? तो तीनों। ठीक है, किसी तीनों मतलब तीनों सूची के संबंध में जो केंद्र सरकार है राज्य को निर्देश कर सकती है। ठीक है, और राज्य अपने मर्जी से उसको लागू कर सकते हैं। देखो जो समवर्ती सूची होगा तो सबके लिए है तो अपने आप लागू हो जाएगा, लेकिन जो केंद्र सूची के अंतर्गत जो आता है वो अगर जैसे केंद्र सरकार जैसे उस सूची के अंतर्गत जो कानून बनाती है तो उसके लिए राज्य की भी अनुमति जरूरी होती है। राज्य अपने राज्य में जब चाहेगा तभी लागू करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, किससे है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि योजना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती, क्योंकि योजना सबके लिए बनता है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें कितने 52 विषय हैं, इस चीज़ को भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये हमारा 4थी अनुसूची। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं उनको किस सूची में रखा गया है? 4थी अनुसूची में। ठीक है, देखो राज्यसभा के सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान कौन से अनुसूची में दोस्तों? 4थी अनुसूची में, 4th अनुसूची। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो जाहिर सी बात है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। ठीक है, तो ये हमारा 2003 के जो प्रश्न था उस हिसाब से 395 अनुच्छेद शामिल है, लेकिन अभी बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज से 495 से भी अधिक हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची है? 12। कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा करता है? तो ये अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति है उससे कौन सा अनुसूची संबंध है? 5वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, बाकी जो पुस्तकालय, ईंधन, तकनीकी प्रशिक्षण ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29, तो इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो हम पहले ही बताए हैं। ठीक है, इसको किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। ठीक है, क्योंकि सबके लिए, इसलिए किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? तो ये राज्य, देखो कृषि किस में होता है दोस्तों? राज्य सूची में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि संघीय सूची के अंतर्गत क्या शामिल है। ठीक है, तो देखो रक्षा भी शामिल है और संचार भी शामिल है, लेकिन जो कृषि है वो स्थानीय है। ठीक है, तो राज्य सूची। और इसमें कि देखो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 100 विषय। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे कौन सा कथन सही है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों?
तो हमारा कथन सी, ठीक है। कथन सी क्या कहता है कि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की समवर्ती सूची का उल्लेख, ठीक है। समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची से समवर्ती 7वीं, इस चीज को याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है, तो 12वीं अनुसूची। कौन सा दोस्तों, 12वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस देश के संविधान में समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान से अपनाया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो मैंने पहले बताया राज्य सूची, ठीक है। पुलिस जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, ठीक है। ये किस सूची में परिवर्तित किया गया है, तो अनुसूची 1 में, ठीक है दोस्तों। जो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ वो अनुसूची 1 के द्वारा हुआ है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है, जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव, ठीक है। जब राज्यसभा के सदस्य लगभग 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पेश करेंगे तब उस पे जो राज्य सूची के विषय पर जो संसद भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के किस अनुसूची में पाया जाता है, तो ये हमारे 3वीं अनुसूची में पाया जाता है, ठीक है। कि संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप हमारी 3वीं अनुसूची में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में शामिल है, तो जंगल जो है वन वो क्या है, समवर्ती सूची में, और कृषि और जो पुलिस है वो दोस्तों हमारा किस में है, राज्य सूची के अंतर्गत। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार संशोधन हुआ है दोस्तों। और ये कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मात्र 1 ही बार प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रख लेना आप, ठीक है दोस्तों। और इसमें 1 ही बार संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ है, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में मात्र 1 बार ही संशोधन हुआ है, और वह 42वां संशोधन 1976, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, तो ये KM मुंशी ने कहा था, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहा था कि भारत की यह राजनीतिक कुंडली है, और ये किसने कहा था, KM मुंशी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अथवा में वही क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बनाया गया है, तो KM मुंशी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ये नेहरू रिपोर्ट 1947 के जो उद्देश्य संकल्प थे, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, उसी पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1947। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो संप्रभुता है, समाजवाद है, बंधुता है, संघवाद नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, संघवाद नहीं है, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के उद्देश्य में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बाकी जो विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तीनों है, ठीक है दोस्तों। चलिए
उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान में ये तीनों शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, 42वें संविधान में जोड़ा गया है। क्यों से? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, कौन से 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे। ठीक है, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने खासकर सिर्फ प्रस्तावना पे विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, और भारतीय जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान की आत्मा। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए कह के निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें तो क्या क्या जोड़ा गया था? आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और प्रजातंत्र। ठीक है, तो इसको आप सीरियल वाइज बैठा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुनाव भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, जो संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो हम भारत के लोक शब्दों से ही शुरुआत होती है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत संविधान के जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, संविधान सभा, याद रख लेना, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, समाजवाद एक क्या है? विचारधारा है। ठीक है, और समाजवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो जो प्रस्तावना, जिसे हम क्या कहते हैं? उद्देशिका। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? ठीक है, तो यह प्रगतिशील और ज्ञानात्मक दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक थी। प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता और गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है यूएस से, अमेरिका से। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय दोस्तों, सामाजिक न्याय हमारा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समान व्यवहार। ठीक है दोस्तों, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बीरूबरी यूनियन वाद जो 1960 में हुआ था, उसी में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा था कि प्रस्तावना है जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसी चीज़ को चेंज करके सन 1973 में कब दोस्तों? सन 1973 में जो केशवानंद भारती हैं, उस वाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पलट दिया और उस पर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ये कहा। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वही हम, क्योंकि इसी में उल्लेखित है धर्मनिरपेक्ष, तो यही क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दे लें कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने में। ठीक है, मतलब सबको समानता दिलाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है।
इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ठीक है, तो इस कथन से क्या है, देखो, तो भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो न्याय की गारंटी देती है। ठीक है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने जनमानस को मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है, साथ ही उसके प्रतिनिधियों के निर्वाचन और निर्णय निर्माण की भागीदारी की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कथन हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है। क्या है कथन पहला कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं, बिल्कुल सही है, और उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, तीनों लाइन ये क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1940, मैंने पहले बताया 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लें कि भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अस्वामित करता है। तो किसे अस्वामित करता है दोस्तों, ये हमारे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये दो, अब देखो इसके डिस्कशन देखते हैं। तो बंधुत्व का आशय भाईचारा के भावना से है जो व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यहाँ देख लो आप, देश की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा ना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो ये हमारे पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में। किस में पाया जाता है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित कराती है। तो ये किसके बारे में आश्वासित कराती है, देखो, तो प्रस्तावना के भारत के लोगों को व्यक्तित्व की गरिमा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राष्ट्र की एकता, ऑप्शन बी भी हो जाएगा अखंडता और लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, मतलब इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों के बारे में आश्वासित कराती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है, तो स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो कथन डी। ठीक है, तो क्या है कि यह प्रकृति की गणनात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है, यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक करता है, यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभुता रखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज फिर हमने 10 पेज कवर किया, कल फिर हम 10 पेज कवर करेंगे और आपको 20 वीडियो में पूरी तरह से हम भारतीय जो राष्ट्र व्यवस्था है, जितने भी बिहार में क्वेश्चन आए हैं उस सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।